अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस के मेज़बान मैं हूँ उस्मा नौमान। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में किसके पास कौन सी जिम्मेदारी होगी? इमरान खान ने सियासी टीम बनाना शुरू कर दी है। शुएब सदल, डॉक्टर अताउर रहमान, अब्दुल रज़ाक दाऊद को मुशीर बनाने पर गौर किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत साजी के लिए मशवरे जारी हैं। आतिफ खान और शहराम तरकई को सीनियर वजीर बनाने पर इत्तफाक हुआ है। मुश्ताक गनी, तैमूर सलीम झगड़ा, इश्तियाक उर्मड़ के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा खातून एमपीओ को देने का फैसला किया गया है, जबकि पंजाब में वजीर आला कौन होगा, नाम अभी तक इमरान खान अपनी ज़बान पर नहीं लाए। क्या इमरान खान और उनकी टीम मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमट पाएगी? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुशीरों का इंतखाब इमरान खान क्या पिछली हुकूमत से बेहतर टीम बना रहे हैं? ये सवाल भी अपनी जगह पर बहुत अहमियत का हामिल है। हबीब साहब, जो मुशीरों के नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं, जिन्हें मुशीर बनाने पर गौर किया जा रहा है, उनको देखकर क्या लगता है, खान साहब बेहतर टीम बना रहे हैं? मुझे ऑनेस्टली खुशगवार हैरत हो रही है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब को वापस लाना एक मुशीर के तौर पे और फिर दोबारा उन्हें इम्कानी तौर पे तालीम की, आला तालीम की जो सूरत हाल है वो उनके सुपुर्द कर देना, मेरे ख़्याल में ये बहुत ही मुस्तहसन फ़ैसला है। उसकी वजह यह है कि आज हमारी यूनिवर्सिटियाँ अगर दुनिया में रिकगनाइज़ होती हैं, गुज़श्ता 5 साल पहले तक जब हुआ करती थी, तो उसके पीछे दरअसल आर्किटेक्ट जो थे उस पूरे सिस्टम के, वो डॉक्टर अताउर रहमान साहब थे। और डॉक्टर अताउर रहमान साहब के जाने के बाद जावेद लगारी साहब आए, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद डॉक्टर मुख्तार साहब आए, लेकिन डॉक्टर मुख्तार का सबसे बड़ा रास्ता जो था, उनके रास्ते में सबसे बड़ी मुश्किल खुद PMLN की गवर्नमेंट बन गई और 18वीं तरमीम बन गई। 18वीं तरमीम के ज़रिए सूबों के अंदर भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बन गए, यहाँ पर भी एक कमीशंस बन गए और फिर दोनों सूरतों में दो तरफा प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो मेरा ख्याल यह है कि डॉक्टर अताउर रहमान को लाकर इमरान खान साहब हमारी आला तालीम की सूरत हाल को बहुत ही ठीक कर सकते हैं। और हमें जहाँ तक हायर एजुकेशन कमीशन का ताल्लुक है, तो शायद आगे बढ़ने की बजाय थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। हमें 18वीं तरमीम से शायद कुछ पहले जाना पड़े। तो लेकिन बहरहाल ये तो स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ही डॉक्टर अताउर रहमान साहब इस दोनों चीज़ों के दरमियान कोई ना कोई मामला सिर्फ तालीम ही तो नहीं है ना, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। मैं हबीब साहब से एग्री करता हूँ कि अताउर रहमान साहब की रेपुटेशन और काविशें हायर एजुकेशन के अंदर बड़ी ज़रूरी है। इन्होंने जो 18वीं तरमीम की बात की, उसके अंदर भी प्रोविंशियल जो एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट है वो सूबों को दे दिया गया, लेकिन हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स वफाक में रखे कि जिस वजह से एक हायर एजुकेशन कमीशन बनी रही है, आईन पाकिस्तान के अंदर रखा है। रज़ाक दाऊद साहब वाला नाम भी जो दिया गया है, इनकी भी बड़ी एक एस्टीम्ड रेपुटेशन है बिजनेसमैन के तौर पे भी, एजुकेशनिस्ट के तौर पे भी, लम्स के अंदर भी इनकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही, दीगर भी चीज़ों पर रही। लेकिन कुछ नाम मुझे इतने ज़्यादा अपील नहीं कर रहे। देखिए, मसलन जहाँ पे, और मैं ये बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ, जहाँ पे AKD साहब की बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं फाइनेंसेस के अंदर, वहाँ पे हमारे डॉलर के उतार चढ़ाव के अंदर इनकी नाम कुछ नेगेटिविटी के अंदर भी आया कि जब डॉलर ख़रीदा जा रहा था मार्केट से या बेचा जा रहा था, जब स्टॉक्स की ट्रेडिंग ऊपर नीचे जा रही थी, तो जो कुछ ब्रोकर्स जिनका के नाम आया कि ये मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, उनके अंदर AKD साहब का नाम भी आया। देखिए, मैं इसमें जो कराची की मैं कॉर्पोरेट जर्नलिस्ट, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आपको मुझे थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहिए। वो ये है कि इंटरप्ट करना चाहिए या करेक्ट करना चाहिए? मैं थोड़ी सी एक्चुअली इस मामले में, मैं चूंकि बराह रास्त मुलव्विस तो नहीं, इस मामले का मैं एक ऐनी शाहिद रहा हूँ। तो जब स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ था, तो उस वक्त एक कमीशन भी बना था जी। उस कमीशन में मैं भी बयान देने गया और मैंने उन्हें कहा था, उस वक्त ये तय कर लिया गया था कि जी मार्केट में क्रैश हो गया। तो आई वॉज द ओनली वन उस वक्त जिसने ये लिखा भी, कहा भी जाके कि मार्केट में क्रैश कहाँ पे हुआ है, क्रैश कहते किसको है, पहले क्रैश तो डिफाइन कर लें। उसके बाद जब मेरा बयान जो था वो फिर उस वक्त कमीशन ने एक्सपंज कर दिया। उन्होंने कहा जी आप तो एक चीज़ इशू को मान ही नहीं रहे। उसके बाद उसमें AKD साहब का भी नाम था, आरिफ हबीब साहब का भी, मुख्तलिफ लोगों के नाम थे। खैर, उस सारे प्रोसेस में बात वही निकली जो मैंने लिखी भी और कही भी कि जनाब ये कुछ नहीं हुआ। फिर फोरेंसिक एक करवाया गया बाहर की कंपनी से, को गालिबन 15 मिलियन, हाँ जी, $1 मिलियन दिए गए। तो मैं उसको वजाहत कर दूं कि वो उस क्रैश में जो नाम लिए गए थे, दरअसल वो पहले नतीजा निकाल लिया गया था
اور بعد میں دلائل دیے گئے. جی جی, لیکن اس کے علاوہ میں حبیب صاحب اس سے تھوڑی سی آگے کی بات کروں. شعیب سڈل صاحب کے بارے میں. شعیب سڈل صاحب کے ساتھ جی میرا بڑا پرسنل تعلق بھی ہے, ان کو میں بہت عرصے سے جانتا بھی ہوں, ان کے ساتھ انٹریکشن بھی بڑا اچھا رہا ہے. شعیب سڈل صاحب نے کی جو کرمنل جسٹس سسٹم کا ریفارم ہے, جس کو پولیس, FIA, IBA, جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم کا ریفارم ہے, اس کے اندر بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. ایک دو چیزوں کے اوپر ہمارا ان سے انٹلیکچوئل اختلاف ہے, اور انٹلیکچوئل اختلاف ہم ضرور کرتے رہیں گے. فار ایگزامپل جو افتخار چودھری صاحب کے ارسطان افتخار کی رپورٹ تھی, اس کے اندر شعیب سڈل صاحب نے انٹرم رپورٹ لکھی تھی, اس میں میرا ان سے انٹلیکچوئل اختلاف ہے, لیکن ان کی انٹیگریٹی کے اوپر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. ان کی فائنینشیل ڈیلنگز ان کی بالکل ٹھیک ہے, ان کا ایک بڑا لانگ اور اسٹیمڈ کریئر ہے پولیس سروس کے اندر, اور وہ بڑی اچھی چوائس ہوں گے. میں حبیب صاحب سے جو بات کرنا چاہ رہا تھا, دیکھیے ہم معیشت کو حبیب صاحب جو ریفارم کروانا چاہ رہے ہیں, اس کے اندر 2-3 قسم کے ریفارمز ہیں. اس کے اندر ایک ریفارم, بہت سے مختلف قسم کے ریفارمز ہیں, اس کے اندر ایک ریفارم یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جو کہ سٹاک مارکیٹ کو اور فارن کرنسی کو کنٹرول کرتے ہیں, یا کنٹرولنگ شیئرز ہیں ان کے پاس, ایفیکٹولی ان کے پاس اتنی انویسٹمنٹس ہیں ہماری سٹاک مارکیٹ میں کہ وہ اکیلے سٹاک مارکیٹ کو اتار چڑھا سکتے ہیں, پاکستان کی ڈالر پرائسز کو افیکٹ کر سکتے ہیں. ان کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر, اور یہ کہا بھی گیا عمران خان صاحب نے اپنی تقریروں کے اندر بھی اب سے پہلے کہا کہ ان کے اوپر انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے کہ ان کا کیا رول رہا ہے. AKD صاحب کا نام کیونکہ ان سرکلز کے اندر لیا جاتا رہا ہے, کیونکہ ان سرکلز کی, اور میں کوئی کنکلوژن نہیں ڈرا کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ان سرکلز کے اندر جو چند لوگوں کا پرسنالٹیز کا نام لیا جاتا رہا ہے, اس میں AKD صاحب بھی ہیں, تو یہ ان کی میٹنگ دیکھ کے مجھے تھوڑا سا میں سرپرائز تھا کہ ان کو کیسے کنسیڈر کیا جا رہا ہے. لیکن نہیں کیا جا رہا, تو مشورے دے رہے ہیں. جس طرح دیکھیے, میں ایک عرض کروں, پاکستان میں نا بہت زور و شور سے ایک بات کی جاتی ہے, اصلاحات اصلاحات اصلاحات. میں نے اپنی جرنلسٹک لائف میں اگر میں اس کو کیلکولیٹ کروں تو میں سال میں کم از کم 2 دفعہ اصلاحات پر بنی ہوئی آن این ایوریج رپورٹیں دیکھتا رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اصلاح کرنے کا معاملہ ہے نا, اس کو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ پہلے ایک پری سیٹ مائنڈز کے ساتھ آتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں یہ پورا سسٹم خراب ہے اور اس سسٹم کو ہم نے ایک نئے سسٹم سے بدل دینا. اچھا ہوتا یہ جو کہ بڑا مشکل کام ہے, نیا سسٹم لے آتے ہیں, پرانا سسٹم رک جاتا ہے تو ایک نئے عذاب میں پھنس جاتے ہیں. دیکھیے اصلاحات پہ جب قدم اٹھانا ہے نا تو وہ بہت سوچ سمجھ کے اٹھانا. جی ایک بات طے ہے کہ ہم مارکیٹ اکانومی ہیں, اور تدریجاً اٹھانا, ہم ایک مارکیٹ اکانومی ہے, یہاں پہ لوگوں کو بزنس کرنے کی, پیسے کمانے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ بات, اور اس بات کو میں نے اپنے خود جب میں رپورٹر تھا تو اس وقت, اور اب بھی میں رپورٹر ہی ہوں ایک, تو میں نے ایک رپورٹر کے طور پہ عبدالرزاق داؤد صاحب کو کور کیا ہے. ان سے بڑی گفتگو رہی ہے میری ایز رپورٹر. دیکھیے ہی ہیز کلیئر ہیڈ اور کلیئر مائنڈ ایبسولوٹلی کہ پاکستان کے اندر کیا ہونا چاہیے, اور انہوں نے بہت ساری چیزیں ان کی ہوئی ہیں جو آج ہم ان کو, جو جن کی فصل آج ہم کاٹ رہے ہیں پوزیٹیو سینس میں. جی, اور صرف اکنامکس میں نہیں, رزاق داؤد صاحب کی اور بھی حبیب صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز, خان صاحب مشیروں کے نام سامنے آ رہے ہیں, ابھی تک وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام سامنے نہیں آیا, اور بڑا ہی سسپینس ہے اس معاملے پر, اور لوگوں کو بہت ہی آرزو ہے کہ جلد از جلد نام سامنے آ جائے. اور خاص طور پر جو نام آپ نے لیا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا, اب وہ نام پھر سے گردش کر رہا ہے, کیونکہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ سب سے اچھی کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہیں اس پوسٹ. دیکھیے بات یہ ہے, میں آپ کو پہلے بھی اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا نام اس لیے ہے کہ وہ انہیں فیس سمجھا جاتا ہے, کہ وہ ایک بنی بنائی PTI فیس ہے, کلین ہے, ایجوکیٹڈ ہے, ڈیڈیکیٹڈ ہے, گراؤنڈ ریسورسز پہ کام کرتی ہیں. انٹرنیشنلی بھی ان کی ایک ریکگنیشن موجود ہے, اور اگر ہم انہیں بناتے ہیں تو ہمیں اس کے انٹرنیشنلی بڑے فوائد ہوں گے. یہ ایکچولی یہ ایک پیراڈائم ہے جس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. دوسرا, اور میں نے یہ آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا کہ ان کا نام تھوڑا سا نیچے آیا تھا, لیکن وہ گراف کچھ ایسے چل رہا ہے کہ پہلے ان کا نام سب سے اوپر تھا, پھر نیچے آیا, اب دوبارہ اوپر آ رہا ہے. اچھا دوسرا, اب ایک اصولی فیصلہ جہاں تک مجھے علم ہے, اور دیکھیے یہ پولیٹکس ہے, اس میں کوئی حتمی چیز نہیں کہہ سکتے آپ, اور اس میں ایک جو اصولی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اف ناٹ یاسمین راشد, اگر نہ ہوں تو پھر ساؤتھ پنجاب سے کسی شخص کو ترجیح دی جائے گی. اور ساؤتھ پنجاب میں بھی بڑی اچھی آپشن ہے, ہم نے دریشک صاحب کی بات کی تھی, جیسے اسنید دریشک کی بات بھی ہے, پھر رائے حسن نواز صاحب کے بھتیجے کی بات بھی ہے, شاید بھانجا ان کا نیفیو جو ہے, نیفیو از اے سیف ورڈ ٹو یوز آئی گیس. اچھا تو خیر اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں, لیکن رائے حسن نواز ان ٹرو معنی میں
साहिवाल से चूंकि ताल्लुक़ रखते हैं तो उन ट्रू मानों में शायद साउथ जी, I पंजाब understand. से ताल्लुक़ ना रखते हों, तो लेकिन बहरहाल एक गुमान ये भी पार्टी के अंदर अब जो कंसेंसस बिल्डिंग होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें मिलके एक बड़ी रियलिटी बनाती हैं, तो अब उस बड़ी रियलिटी में अगेन एक साउथ पंजाब और डॉक्टर यास्मीन अच्छा, राशिद का नाम सामने आ रहा है। साथ ये बड़ा ज़रूरी है कि पंजाब में भी सत्तान खान साहब का नाम भी सर्कल्स के अंदर रनिंग है अभी, और हम उनको भी वीड अच्छा, आउट नहीं कर साथ ये सकते। बड़ा उनकी भी एक जरूरी बड़ी है कि honest and clean पंजाब की reputation। टीम भी बड़ी स्ट्रांग लेकर आए खान साहब, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा महाज है उनके लिए। खुद वो कह चुके हैं कि हमारे लिए ये पानीपत की जंग है। देखिए, मैं गुजारिश करता चलूं कि एक है इंडिविजुअल्स के चॉइसेस कि सबसे अच्छा शख्स कौन सा होगा किसी एक पोस्ट के लिए, और कि इसकी सलाहियत क्या है, इसकी एबिलिटी क्या है, इसकी जोड़ तोड़ के 2 माहिर तो नामजद हो चुके हैं ना, मैं- चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी सरवर साहब। मैं देखिए जो चौधरी परवेज इलाही ऐसे साहब, जो चौधरी कल हमारे हस्बे हाल में प्रोग्राम में हमारे जो सुहेल अहमद साहब हैं, उन्होंने करेक्टर हाँ, किया था चौधरी सरवर साहब तो का, जी। जो वो कह रहे थे, चौधरी सरवर साहब बन के कह रहे थे कि मैं दरअसल गवर्नर हाउस मेरा चार्जर रह गया है। चार्जर रह गया तो मैं वहाँ वापस अच्छा, तो वो लेने आ रहा। लेकिन दूसरी बात है इमरान खान साहब की जो पार्टी की इमेज बिल्डिंग होगी इस जोड़ तोड़ के अंदर। आपने देखा है कि केपी के अंदर डिप्टी स्पीकर का ओहदा जो है वो किसी खातून के लिए कहा गया है कि जी किसी खातून को हम वहां पे नॉमिनेट करेंगे। कितनी खवातीन की रिप्रेजेंटेशन होगी इन पोजीशंस के ऊपर, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, गवर्नरशिप्स के अंदर कितनी खवातीन की रिप्रेजेंटेशन होगी, कितनी सदन पंजाब के अंदर की कैबिनेट के अंदर या चीफ मिनिस्टर के अंदर रिप्रेजेंटेशन होगी। गवर्नर तो हमें पता चल गया, स्पीकर भी हमें पता चल गए। ये चीज़ें उन वादों से रिलेट करती हैं जो इमरान खान साहब अपनी कैंपेन के अंदर करते चले आए। इन चीज़ों का ये हो सकता है कि एक शख्स हो जो कि लेट्स से लाहौर से हो और वो बड़ा अच्छा चीफ मिनिस्टर बन सकता हो, लेकिन एक और शख्स हो जो कि सदन पंजाब से हो या खातून हो जो सदन पंजाब से हो और वो थोड़ी सी बनिस्बतन कम उसकी पार्टी के अंदर वेट हो, लेकिन पार्टी के लिए बेहतर होगा कि वो इस तरह के कैंडिडेट्स को पिक करे जो कि पार्टी की इमेज बिल्डिंग भी साथ साथ करें और उन चीज़ों से जो हमारी तारीख के अंदर जो बातें रही हैं कि जी खवातीन को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती रही, सदन पंजाब को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती रही, रिजर्व सीट से कभी कोई मेजर पोर्टफोलियो, अनुषा रहमान साहिबा के अलावा फेडरल कैबिनेट के अंदर भी रिजर्व सीट से मेजर पोर्टफोलियो उस तरह नहीं मिलते रहे। तो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा माइनॉरिटीज के अंदर से कौन से लोग सामने आएंगे, ये चीज़ें पार्टी की इमेज बिल्डिंग करेंगी। मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को खान साहब इसमें जहां तक खवातीन का ताल्लुक है ना, अगर आप पीटीआई को जहन में रखें और पीटीआई की खवातीन के बारे में सोचें तो आपके जहन में इमीडिएटली 3 नाम आते हैं, चौथे के बारे में आपको सोचना पड़ता। वो 3 नाम कौन कौन से? जी, एक यास्मीन राशिद साहिबा, जरताज गुल और शीरी मजारी और आप अंदलीब अब्बास। अच्छा, अंदलीब अब्बास को आप कह रहे हैं, अंदलीब अब्बास में किसी हद तक अब इनमें जी। अच्छा, 5वीं खातून के लिए अब हम तीनों ब्रेक में जाके सोचेंगे कि वो 5वीं खातून किसका नाम हम ले सकते हैं। देखिए, तो अब ये 4 खवातीन हैं, इनमें से अंदलीब अब्बास रिजर्व सीट पे जी, यास्मीन राशिद रिजर्व सीट पे, लेकिन उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोट लिए हुए हैं। जी। अच्छा, उसके बाद जरताज गुल बराह रास्त जीत के आई हैं और बहुत गैर मामूली सीट जीत के और आई हैं। आपने प्रेडिक्ट किया था कि जीतेंगी और तकरीबन सारी मार्केट प्रेडिक्ट करी थी कि नहीं जीतेंगी। अच्छा, वो खुद भी जब मिली है मुझे तो यही कह रहे थे कि बहुत बड़ा किरदार है हबीब साहब का। मेरा किरदार नहीं, उनका अपना काम था, मैंने तो सिर्फ बता दिया। अच्छा देखिए, तो खैर उसमें जब वो जीत के आई हैं तो लिहाजा अब अपेरेंटली शी डिजर्व्स टू बी समवेयर इन द कैबिनेट। Yes. अब बात हो रही है जी डिप्टी स्पीकर। मेरा ख्याल यह है कि खवातीन के लिए डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है ना, वो मुझे लग रहा है जैसे कोई खुडे लाइन लगाने वाली बात है कि जैसे रेलवे इंजन खराब हो तो आप उसको वो खुडे लाइन पे ले जाते हैं ना, और तो दूसरा आप मसला यह है कि जरताज हों, यास्मीन राशिद हों, अंदलीब अब्बास हों, शीरी मजारी हों, ये सब इनका अपना स्टेचर इतना है कि इन्हें डिप्टी स्पीकर टाइप चीजों पे होने की बजाय कैबिनेट में किसी इफेक्टिव जगह पे रखना चाहिए। साहिबा के लिहाज से तो बात चल भी रही है कि चल भी रही है के लिहाज से हुकूमत अभी बनी नहीं है, लेकिन मुत्तहदा अपोजिशन कमजोर होती दिखाई दे रही है। इसकी वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत अभी बनी नहीं और मुत्तहदा अपोजिशन कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान के तुंदो तेज़ बयानात मुत्तहदा अपोजिशन में दरारें डाल रहे हैं। बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ भी एहतजाज करने में संजीदा नहीं और ज़राए के मुताबिक इदारों के खिलाफ महाज आराई करने पर बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ ना चलने का इशारा दिया है। ये भी कहा है कि सीनियर रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान को समझाएं। हबीब साहब, क्या मौलाना फजलुर रहमान को कोई समझा सकता है? नहीं, उसकी वजह यह है कि मौलाना इस वक्त शदीद गुस्से में हैं और वो अपनी हार को समझ रहे हैं कि ये अवाम ने नहीं दिलवाई, उन्हें किसी न किसी और ने दिलवाई है, बल्कि उनके ख़िलाफ़ साजिश की गई। मौलाना अपनी निजी मजालिस में ये भी कहते हैं कि जी मेरे साथ तो ये किसी ने वादा किया था, मेरे साथ तो वो किसी ने वादा किया था। अब वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिन पे यकीन करना या जिनको हक़ाइक़ और मंतक़ की कसौटी पे परख कर दुरुस्त तस्लीम करना मुश्किल होता चला जा रहा है। और दूसरी मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, देखिए उस्मान ओमान, जितनी भी ये जो हमारी जितनी पार्टीज़ हैं ना, ये जो एहतजाज में शामिल हैं, इनको एक चीज़ पे गौर करना चाहिए और वो है सामने नज़र आने वाली। ये इधर उधर पे चीज़ें तो घुमा रहे। मिसाल के तौर पे मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने बलूचिस्तान में पख्तूनख्वा जो पीके मैप को, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को शिकस्त दी, महमूद खान नचकज़ई को। अच्छा, उसमें किसका कसूर था? अच्छा, महमूद खान नचकज़ई भी कह रहे हैं इलेक्शन ठीक नहीं और मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान के लोगों ने क्या ANP के लोगों को शिकस्त नहीं दी? अच्छा, ANP भी कह रही है ठीक नहीं हुए और मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं ठीक नहीं हुए। अच्छा, अब बात यह है कि ऐसी सूरत में, अच्छा अब दिलचस्प बात, जो यानी पीपल्स पार्टी के परवेज़ अशरफ साहब जो हैं, उन्होंने जिस कैंडिडेट को हराया PMLN के, वो उनके साथ खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं। तो ये क्या एहतजाज है? देखिए बात ये है, हमारी ये जो पार्टीज हैं इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मॉरल अथॉरिटी लूज कर चुके हैं। अच्छा हबीब साहब, इस पर हम मजीद बात करेंगे। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी के अहम इजलास के बाद इस वक्त मीडिया को ब्रीफिंग दी जा रही है। जितने हमारे असेंबली के मेंबरान हैं उन सबको परफॉर्म करना होगा अपने हलके के लिए और अपने सूबे के लिए। कितने पहले मरहले में गुजरा आएंगे और मुशीरान कितने आएंगे पहले मरहले में, और 2 माह के बाद वो जो कानून के हवाले से है कि बाद में फिर काबीना का हजम बढ़ाया जाएगा, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, इसमें कोई भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। उसके बाद इस वक्त सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनाउंसमेंट हुई और फिर एक पॉलिसी दी गई जिसको सब ने फॉलो करना है ताकि बेहतरी आ सके। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो वज़रा हैं, आप भी लाजमी वज़ीर बनेंगे तो सब वॉच लिस्ट पे होंगे चेयरमैन के और सब पर आप कड़ी नज़र रखी जाएगी। और पहले जो ये इल्ज़ामात लगते थे खुर्द और मैं तो नहीं कहूँगा वो करप्शन के इल्ज़ामात, तो अब वो नहीं लगेंगे। मतलब देखें, चेयरमैन साहब ने ये बिल्कुल वाज़े किया है सबके ऊपर कि सबको परफॉर्म करना होगा, गुड गवर्नेंस भी और ट्रांसपेरेंसी पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी, मेरिट पे होंगी ताकि कोई भी शिकायत ना आ सके। आप इतलात पे आ रहे हैं बल्दियात पे? देखें, ये अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो वो तो इल्ज़ाम ही होता है ना, जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता तब तक ऐसी कोई बात नहीं कही जा सकती। आप समझते हैं कि मरकज़ में आप जब कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही है और वो नए पाकिस्तान के साथ उनका नया पाकिस्तान जो है, आप पुराने पाकिस्तान के, पुराने तो नहीं लग रहे, आप भी नहीं लग रहे, तो ये जो नया और पुराना पाकिस्तान का आपस में मैच होगा तो आप समझते हैं कि आप पाकिस्तानी जीत जाएंगे, नए पाकिस्तानी? इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में जो हमारे चेयरमैन का विज़न है, जो उन्होंने मंशूर दिया है, आप देखेंगे कि 2023 में बहुत हैरान कुन रिज़ल्ट आएंगे और इंशाल्लाह अगला वज़ीर आज़म जो है वो चेयरमैन साहब ही होंगे। पार्टी तो वैसे तो तनहा हुकूमत बना रही है, क्या दीगर जो पार्लिमानी जमातें हैं उनसे भी कोई मुशावरत करेंगे या उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे? देखिए, अभी तो फॉर्मेशन होगी गवर्नमेंट की, लेकिन हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सबसे बातचीत होगी। अच्छा, एक MMA का भी रुकने सिंध असेंबली है और MMA कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जो कि धांधलियों के खिलाफ एहतजाज कर रही है उसमें शामिल है,
तो क्या वो एक नशस्त वाले से भी बात हो सकती है? देखिए, सबको मैंडेट है और हम सबसे बात करेंगे। तहरीक लबेस से बात करेंगे आप? जी बिल्कुल करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। MQM से भी बात करेंगे? MQM से बिल्कुल बात होगी, लेकिन MQM को इश्तराक जो अगर आप समझते हैं या कहते हैं कि वो कोई गवर्नमेंट में हमारे साथ होंगे, तो उसके लिए एक वाज़ेह उसूल हमारा है, वो ये है कि जो उनका मंशूर है या जो नारा लगाते हैं सिंध को तोड़ने का, जो 21 यूनिट की वो बात करते हैं, सिंध के बंटवारे की बात करते हैं, उनसे उनको दस्तबरदार होना पड़ेगा। अगर वो दस्तबरदार होंगे इस अपने एजेंडे से, इस मंशूर से, तो हम उनको बात भी कर सकते हैं, उनको साथ भी गवर्नमेंट में रख सकते हैं। क़यादत पे जो केसेस हैं, इस हवाले से कोई बात हुई पार्लियामानी इजलास में? इंतखाबात होने चाहिए, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? देखें, GDA के जो पहलवान हैं उनको बुरी तरह से सिंध की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। आप देख रहे थे कि जितने वो बुलंद और बांग दावे करते थे, या जिस तरह की वो बातें करते थे, या जिस तरह उनकी लीडरशिप की तरफ से लैंग्वेज यूज़ की गई हमारी लीडरशिप के लिए, उस पे भी ये रिज़ल्ट सामने आया और सिंध की आम लोगों ने, गरीब लोगों ने उनको धुतकार दिया। ये जो गरीब दुश्मन अलायंस बना हुआ था। साहब, ये पनामा से मुतल्लिक ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामला जो हैं, इल्ज़ामात हैं और तहकीकात जारी है, केसेस, इस हवाले से कोई बात हुई? जी नहीं, इसमें तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो कोर्ट में केस चल रहा है, हम उसको बिल्कुल डिफेंड करेंगे। और ये इल्ज़ामात ही हैं जो काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है इनको फेस कर रही है। ये आज की बात नहीं है, ये इल्ज़ामात तो 20-30 सालों से चल रहे हैं और जिनको हमने कोर्ट्स के थ्रू ही उससे बरी हुए हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी और हमारे दीगर रहने। आपको कोई जिम्मेदारी मिले तो कबूल करेंगे या दूसरों के लिए राह हमार करेंगे? देखिए, मैं अदना कारकुन हूँ अपने चेयरमैन का और मैं MP हूँ और मैं ऐसे में बहुत खुश हूँ। क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी, इनको क्या फैसला हुआ? देखिए, PTI की गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है नेशनल गवर्नमेंट में, और हमने ये कहा हुआ है कि उनके जो एक 100 दिन का प्लान है, हम उसको बिल्कुल उनको टाइम देंगे, वो उसको इम्प्लीमेंट करें, और जो चीज़ मुल्क के लिए बेहतर होगी हम उसमें सपोर्ट करेंगे उनकी, और जो जाहिर है तामीरी तनकीद हम ज़रूर करेंगे, उसका हम हक सर, रखेंगे। अभी खबर आई है कि आप वजीर दाखिला सिंध बनने जा रहे हैं, ये खबर हाँ या ना? ये इस तरह की जो उल्टी सीधे खबरें आप लोगों ने पहले भी चलाई है, तो कम से कम मुझे MPA तो रहने दो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और उस इजलास में ये फैसला किया गया है कि मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध होंगे। उन्हें नामजद किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। इसके साथ साथ स्पीकर के लिए आगा सिराज दुरानी और डिप्टी स्पीकर के लिए रेहाना लगारी का नाम सामने आया है। तो अब पीपल्स पार्टी का भी लाया अमल सामने आ गया है। हबीब साहब, बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया कि सबको कारकर्दगी दिखाना होगी। जी, वो तो लेकिन अगर मामलात सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब के हाथ में ही रहेंगे, अगर फरियाल तालपुर साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब की भी बीच में मुदाखलत हुई, तो फिर मेरा ख्याल है कि अब वो मुदाखलत कम होगी वक्त के साथ साथ, और अगर रही तो फिर बिलावल भुट्टो का अंजाम भी वही होगा जो इससे पहले पीपल्स पार्टी का पंजाब में हो चुका है, और वो सिंध में भी इस अंजाम से 2-4 होंगे। देखिए, मैं अर्ज कर रहा था, और आज उन्होंने अभी नासिर शाह साहब ने ये भी वाज़ेह कर दिया कि 100 दिन के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, तो अपोजिशन के गुब्बारे में से हवा निकल गई। देखिए, जो मैं लास्टली ये कर्ज करना चाहूँगा, मौलाना फजल रहमान अपनी पार्टी के सरबराह हैं और अपना MNA का इलेक्शन भी हार गए। असफंदियार वली पार्टी के सरबराह हैं, अपने MNA का इलेक्शन भी हार गए। अचकजई साहब अपने पार्टी के सरबराह हैं, MNA का भी इलेक्शन हार गए। देखिए, अपोजिशन को इस वक्त सिराजुल हक साहब पार्टी के सरबराह हैं, अपना MNA का इलेक्शन भी हार गए। इन चारों असहाब को चाहिए ये कि ये पाकिस्तान में एक जमहूरी रवायत कायम करें और अपनी अपनी सीट हारने पर कम से कम एक दफा इस्तीफा दे दें, पार्टी दोबारा इन्हें मुंतखब कर। साथ हमने MMA की भी बात कर ली और हमने पीपल्स पार्टी की भी बात कर ली। शहबाज शरीफ साहब भी तो हमें एहतजाज में कहीं नजर नहीं आए। MMA की पूरी तरह बात नहीं की। मुझे अफसोस है, मैं शर्मिंदा हूँ बतौर पाकिस्तानी, जो फजलुर रहमान साहब ने पिछले दिनों, कल 2 दिन पहले बयान दिया कि 14 अगस्त को हम यौम आज़ादी नहीं यौम यकजहती मनाएंगे, यौम जिद्दोजहद मनाएंगे। कोई खुदा का खौफ होता है, कोई बात होती है करने वाली। देखिए, 14 अगस्त जैसी चीज़ों के ऊपर आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते कि हम यौम आज़ादी नहीं मनाएंगे।
فضل الرحمان صاحب کو، اور میں کہنا احترام سے چاہتا ہوں لیکن میرا دل یہ بھی ہے کہ میں احترام نہ رکھوں اس بات کے اوپر کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں کہ آپ پاکستان کا یوم آزادی نہ منانے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کہاں سے آئے ہیں، کون ہے، کیسے آپ کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا؟ ایک آپ الیکشن ہار گئے، ویسے بائی دا وے آج سے پہلے بھی آپ الیکشن آپ کو ہارنے چاہیے تھے بہت سے، اگر عوام صحیح طرح فیصلے کرتی، لیکن آپ ایک الیکشن ہار گئے، 15 سال سے آپ مسلط ہیں ایک ہمارے اوپر کشمیر کمیٹی تو فلانی کمیٹی کے اندر آپ ایم این اے کے گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کو اس گھر سے نکالا گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا یوم آزادی نہیں منائیں گے۔ اگر آپ کی یہی پاکستان کے ساتھ اگر آپ کی وفاداری ہے، نہیں سوری یہ بات کرنی ضروری ہے کہ اگر آپ کی پاکستان کے ساتھ یہی وفاداری ہے تو اللہ کرے کہ آپ آئندہ بھی اسی کے اوپر قائم رہیں اور عوام آپ کو اسی طرح ٹھکراتی رہے جس طرح کے اس الیکشن کے۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر اگلی ہیڈ لائن کی جانب پر۔ ویلکم بیک ناظرین، گلگت بلتستان میں آج امن دشمنوں نے پولیس چوکی پر حملہ کیا اور گلگت کے قریبی علاقے کارگا نالہ کے علاقے میں دہشت گردوں نے پولیس چوکی پر یہ حملہ کیا۔ فائرنگ سے 3 اہلکار شہید ہو گئے، جوابی کارروائی کی گئی جس میں ایک دہشت گرد مارا گیا اور ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک دہشت گرد سانحہ نانگا پربت اور دیامر اسکولوں پر حملے اور دہشت گردی کے دیگر واقعات میں بھی ملوث تھا۔ اسکولوں کو جلانے کا یہ واقعہ کچھ روز قبل دیامر میں پیش آیا تھا اور دہشت گردوں نے ایک اور کارروائی میں جج کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ شرپسند عناصر کی یہ کارروائیاں گلگت بلتستان کا امن تباہ کرنے کی ایک سازش ہے۔ اسی واقعے کے حوالے سے معلوم کر لیتے ہیں اپنے نمائندے خالد حسین سے۔ خالد، آج کے واقعے کے حوالے سے بتائیے گا، 8 روز میں دہشت گردی کے 3 واقعات ہو چکے ہیں۔ خالد، ہم آپ کو صحیح طریقے سے سن نہیں پا رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں آپ سے دوبارہ رابطہ کریں۔ حبیب صاحب، گلگت بلتستان جیسے علاقے کے امن کو تباہ کرنے کی یہ سازش ہو رہی ہے۔ گلگت بلتستان کو آپ تھوڑا سا سمجھیے کہ یہ ہیڈ آف دا سی پیک ہے، سی پیک کا سرا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ ہمارے دشمنوں کی بھی بڑی نظریں ہیں۔ تو میں نے اپنے طور پر جو معلومات حاصل کرنے کی اور اسی میں سوری ایڈ کر دیجئے حبیب صاحب کہ جو سپریم کورٹ کے آرڈرز کے تحت 2 ڈیم بن رہے ہیں، ایک گلگت بلتستان کے اندر ہے اور ایک اس کے بارڈر پہ۔ ٹھیک، اچھا ابھی ایک امپورٹنٹ خبر یہ آئی ہے کہ بابر اعوان صاحب اس وقت بنی گالہ میں عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ماہرین ہیں مختلف شعبات کے، وہ آ رہے ہیں، وہ ان پٹ دے رہے ہیں اور بڑی بے لاگ گفتگویں ہو رہی ہیں۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک کسی حکومت نے یہ فوکس نہیں رکھا، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، مجھے کہتے ہوئے خوشی نہیں ہوتی، اس بات پہ فوکس نہیں رکھا کہ خرچے کم کیے جائیں حکومت کے، غیر ترقیاتی اخراجات جس کو کہتے ہیں، اور یہ عمران خان کی حکومت کا پہلا فوکس ہوگا اور وہ اپنے پہلے خطاب میں قوم کو بتائیں گے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا ایشو جو ٹرانزیشن آف پاور ہے، ایک حکومت سے دوسری حکومت جب جمہوری طریقے سے لوگوں نے منتخب کیا ہے تو وہ آ رہی ہے، اس ٹرانزیشن آف پاور کے بعد کوئی وقت ضائع یہ حکومت نہیں کرے گی اور وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پہ جو عملی اقدامات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ اور تیسری اور آخری بات then I'll take your questions، وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے، یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے بڑے لمبے عرصے کے بعد، شاید پہلی دفعہ، ساری دنیا کو پاکستان کے بارے میں امید ہے کہ اب اس کو یوگنڈا اور برونڈی کے ساتھ وہ ریٹ نہیں کریں گے، پاکستان انشاءاللہ معاشی طور پہ بھی اور عالمی طور پہ بھی اوپر اٹھے گا۔ اس میں جو پاکستان کے میڈیا ہے اس کا بہت بڑا رول ہوگا آنے والے دنوں میں، اور وہ رول یہ ہے کہ وہ شعبے جن کے اندر فوری طور پہ تبدیلی کی ضرورت ہے، مشورے ہوں گے، سب سے مشورے ہوں گے، ان شعبوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے، ایشوز آئیڈینٹیفائی کر کے جس طرح لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ کئی حکومتیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو چڑھتے ہیں، آپ نے یہ کیوں کہا، کیمرہ بند کریں ذرا، ہاتھ رکھتے ہیں، نہیں، سب کہا جائے تاکہ سب کو پتہ لگے ہم کہاں کھڑے ہیں اور سب درستگی کی جہاں گنجائش ہے اس پہ ہم اقدامات کریں۔
डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के 5 हल्कों से कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी हो गए, आपकी खान साहब से मुलाकात हो चुकी है, खान साहब ने कौन सा हल्का बरकरार रखने का फैसला किया है, हतमी तौर पर अनाउंस करते हैं आज आप? तैनू लेके जाना मलक मियाँ वाली। अच्छा सर, ये बताइएगा इंसाफ की पॉलिसी हलफ जो है वो मुनफरिद होगा, क्या चीज़ मुनफरिद होगी हलफ के दौरान? जिस सवाल का जवाब आ गया, मियाँ वाली जवाब दे दिया उन्होंने। सवाल का जवाब आ गया। अच्छा मियाँ वाली रखेंगे। अच्छा जी, आगे आगे आप क्या पूछ रहे थे? आपने कहा है कि हलफ जो है वो तकरीबी मुनफरिद होगी, मुनफरिद क्या होगा? हम सारी जगह